बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, कल हमने ईरान अमेरिका जंग की एक ख़बर शेयर की थी जो आज अल जज़ीरा से लेकर रशियन टेलीविज़न चैनल तक सब ने उसको एंडोर्स किया है। हमारे लिए ये बहुत ही खुशी की बात है और आज हम आपको बताएंगे कि ये जो कल वफूद आ रहे हैं पाकिस्तान में, उससे कबल एक इंतहाई अहम ब्रेकिंग न्यूज़ पैदा हो गई है जो हम आपसे शेयर करेंगे, जिससे ये मुज़ाकरात की जो टेबल है ये उलट जाने का ख़तरा पैदा हो गया है। समाअत कीजिएगा। पाकिस्तान के एक ब्यूरोक्रेट्स की 46 साल के बाद गैरत जागी है। अपने बच्चों को ज़रूर सुनाइएगा कि 46 साल बाद भी वो ख़ानदान पाकिस्तान की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट के लिए क्या क्या रोल प्ले कर रहा है। आपको मज़ा आ जाएगा। और पाकिस्तान के मौलवी आज हमने पकड़ लिए हैं जी। ये जो इसराइल मुर्दाबाद के नारे नहीं लगाते, इजराइली एजेंट वाया अमेरिका से पाकिस्तान आए हैं, पाकिस्तान के मदरसों में गए हैं, पाकिस्तान के मौलवियों से मिले हैं। इसी वजह से ये इजराइल मुर्दाबाद के नारे नहीं लगाते। और एक मदरसे के बहर से इजराइल मुर्दाबाद की वॉल चॉकिंग मिटा दी गई है लाहौर में। ज़रा समाअत कीजिएगा। सबसे पहले जी, इजराइल अमेरिका और ईरान जंग। कल सोमवार के दिन डेलीगेशन 2 रुकनी स्टीव विट्कोफ की सरबराही में पाकिस्तान आ रहा है और अभी तक ईरान का वफूद की जो कन्फर्मेशन है वो नहीं हुई, लेकिन वफूद आ रहे हैं और कोई जो मुआहदा है इन बिटवीन टू पार्टीज कोई सेटल नहीं हुआ। समाअत कीजिए। अभी अभी विलॉग करने से 15 मिनट पहले इजराइल नाम आ रहा है, ईरान ने 2 जो बहरी जहाज थे उन पर डायरेक्ट फायरिंग की है और वो 2 ममालिक एस्टोनिया और अंगोला, इन 2 मुल्कों के जो बहरी जहाज हैं उस पर डायरेक्ट फायरिंग की गई है। इससे 4 घंटे पहले अबनाए हारमूज में ही इंडियन जो 2 बहरी शिप्स थे उस पर फायरिंग की गई है और ये फायरिंग इतनी शदीद थी कि उससे जहाज तबाह और डूबने का खतरा पैदा हो गया था। यही वजह है कि आज न्यू दिल्ली में जो ईरानी सफ़ीर हैं मोहम्मद फ़तेह अली को तलब करके हस्ब ज़ाब्ता एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया है। और ये बात कोई बहुत ही अहमियत की हामिल है कि ईरानी सफ़ीर को कम अज़ कम 25 साल के बाद ईरान दिल्ली में तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया इंडिया ने। तो दुनिया किस तेज़ी से अपने हलीफों को, अपने दुश्मनों की नई लाइन में तब्दील करने जा रही है, ये आप अंदाज़ा लगाइए। और इसके बाद जी, आज इजराइली अखबार ने एक ख़बर शाया की है। उसने कहा है कि जो ईरानी हैं उन्होंने एक मच्छर जो फौज है, फोर्स है, वो तैयार की है अबनाए हारमूज को बचाने के लिए, मॉस्किटो फोर्स। खबर यह है कि 20,000 के करीब जो छोटी कश्तियां हैं, छोटी कश्तियां असले से लैस तेज़ रफ्तार, वो उन्होंने मुख्तलिफ जो किनारे हैं समुंदर के वहाँ पर उन्होंने खड़ी कर दी हैं। और 20,000 कश्तियों को तबाह करना ये नामुमकिनात में से है। यही वजह है कि ट्रंप जो पिछले 8 दिनों से नाकाबंदी करके बैठा था और वो अबनाए हारमूज पर कब्जा करना चाहता था, और ये जो मुज़ाकरात हैं ये एक ढोंग ईरानी समझ रहे थे, आज उन्होंने कहा कि ये नामुमकिनात में से है कि हम इस फोर्स को शिकस्त दे दें। तो ये जो ईरानी हैं, ईरानियों की जो जंगी प्लानिंग है हजूर, उसका मुकाबला दुनिया में कहीं नहीं है। आज हमने थोड़ी सी तारीख उठाई तो जंग खंदक में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब खबर मिली कि जो कुफार का बहुत बड़ा लश्कर मदीने की तरफ चल पड़ा है और ये लश्कर का मुकाबला मुसलमान फिजिकली नहीं कर सकते, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा किया। और फिर कुरान में आता है कि अपने साथियों से मशवरा करो। इसी मशवरे में हज़रत सलमान फारसी, जिसका ताल्लुक ईरान से था, उन्होंने कहा कि हजूर, हमारे मुल्क में जब कोई बड़ा लश्कर हमारे मुल्क पर हमलावर होता है तो हम खंदकें खोदकर उसका मुकाबला करते हैं। ये तजवीज़ पसंद आई और मुसलमानों ने वो जंग जीत ली। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि 1400 साल पहले भी जो कौम जंग में सबकत रखती थी, प्लानिंग उनकी ज़बरदस्त थी,
اب 2026 میں یہ جو انہوں نے مچھر فورس تیار کی ہے وہ کس کمال کا آئیڈیا ہے، یہ صرف وہی جان سکتے ہیں جو قومیں اپنے اوپر سرمایہ کاری کرتی ہیں، پاکستان کی طرح نہیں۔ اب ایک اسی حدیث کا ایک جملہ آپ سے ایڈ کرتا چلوں پاکستان کے فوجی جنرل عاصم منیر کے لیے۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا کہ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرو، اور پاکستان میں جنرل عاصم منیر خدا کے لیے اپنے ساتھ تجربہ کار بندے شامل کر لو وگرنہ روو گے۔ یہ جو ٹرمپ ہے یہ اتنا جھوٹا آدمی ہے، اتنا یہ جو احسان فراموش تو بڑا چھوٹا لفظ ہے، اس کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کیا ہے۔ اگر اس کی ذہنیت سمجھنی ہو تو آج ہی اس کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ جائیے اور پچھلے 7 گھنٹوں کے آپ اس کے ٹویٹس پڑھ لیجئے کہ وہ جنگ کی دھمکی بھی دے رہا ہے ابھی، کہ میں دھمکی دے رہا ہوں ایران کو کہ اگر اس نے ہمارے ساتھ معاہدہ نہ کیا، یہ سالسوں کے لیے لفظ ہیں، معاہدہ نہ کیا تو میں پچھلے 47 سالوں میں جو امریکن صدور نہیں کر سکے ایران کے ساتھ میں وہ کر دوں گا۔ تو ان حالات میں جب اتنا چھوٹا آدمی آپ کے اگینسٹ بیٹھا ہوا جنرل عاصم منیر صاحب، تو پھر آپ کو کوئی تجربہ نہیں ہے سفارتکاری کا، بھاگے مت جائیے، کسی عقل والوں کو ساتھ لیجئے۔ قرآن بھی یہ کہتا ہے لیکن سننا کسی نے نہیں ہے۔ تو یہ حالات ہیں، اسلام آباد میں کرفیو کا سما ہے، یہ جو مذاکرات ہیں، اس نے جو کاروبار ہے غریب لوگوں کا اس کو بالکل تباہ و برباد کر دیا ہے۔ نہ کوئی پنڈی کی طرف کوئی ٹرانسپورٹ جا سکتی ہے، نہ کوئی گڈز ٹرین جا سکتی ہے، نہ سبزیاں جا سکتی ہیں، کچھ بھی نہیں جا سکتا، حالانکہ 60-70 کلومیٹر کا فاصلہ ہے جہاں سے انہوں نے اس کو روکا ہوا ہے۔ چلو جی، بادشاہ لوگ ہیں، اتنے بڑے ڈیلیگیشن آ رہے ہیں، سیکورٹی تو خیر ہمارا فرض ہے، ہمارے مہمان جو ہوئے تو مہمان ہوں اور وہ بھی امریکی ہوں تو ہمارے لیے کوئی زیادہ ہی اہمیت اختیار کر جاتے ہیں۔ اب دوسری سٹوری جی، پاکستانیوں ذرا دل تھام کے بیٹھیے۔ پاکستان کا ایک بیوروکریٹس تھا کمشنر ضیاء الحق کے دور میں، اس کا نام ہے سعید مہدی۔ اس نے آج انکشاف کیا ہے کہ جب پاکستان کے فوجی جنرل ضیاء الحق کا جس نامراد کا ریفرینڈم تھا، تو میں نے ڈی سی شیخوپورہ کو فون کیا تو اسے کہا کہ کیا ٹرن آؤٹ ہے، کتنے ووٹ پڑے ہیں؟ تو اس نے کہا 97۔ میں نے کہا کچھ کم کر۔ اس نے کہا 87۔ میں نے کہا اور کم کر۔ اس نے کہا 75 کر دیتا ہوں۔ تو میں نے کہا تھوڑا سا اور کم کر، تو اس نے کہا میں نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے، اس سے کم میں نہیں کر سکتا اپنی طرف سے۔ تو یہ اس کا ضمیر جاگا ہے۔ اب اس کا جو ضمیر ہے، اس کا جو 46 سال بعد جاگا ہے، 1 منٹ کے لیے رکیے۔ اس موصوف کی جو بیٹی ہے وہ سلطان سکندر راجہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے، اس کے گھر بیائی ہوئی ہے۔ اب اس کا جو داماد ہے وہ پاکستان کا چیف الیکشن کمشنر ہے۔ تو ذرا سوچئے، وہ تو ریفرینڈم تھا، کسی کے اگینسٹ نہیں تھا نا، ایک ہی جنرل ضیاء تھا کہ مجھے مانتے ہو یا نہیں مانتے، جھوٹا آدمی تھا نا۔ اب یہ جو فروری کے الیکشن تھے 8 فروری 23 کے، اس میں تو عمران خان مقابلے میں تھا، اور آپ کے داماد نے کیا سروس پرووائڈ کی ہے؟ سعید مہدی صاحب سنیے، آپ کی غیرت جاگنے میں کتنا ٹائم لگا ہے، یہ اس کا جواب دیجئے۔ اس ڈی سی نے تو جو 75 پر اللہ کو یاد رکھا کہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، چاہے اس نے مذاقتاً نہیں کہا۔ تو آپ کے جو بیٹے نے یہ جو خدمت کی ہے اسٹیبلشمنٹ کی، اس سے بڑی خدمت کیا تا قیامت کوئی کر سکتا ہے؟ اب آپ نے لے لیا ہے چیزہ، اس چیزے کو ادھر ہی رکھیے اور صرف 1 منٹ کے لیے آنکھیں بند کیجئے اور پاکستان کو سامنے لائیے۔ 46 سال پہلے پاکستان کی بیوروکریسی کیا کر رہی تھی؟ ضیاء الحق کے لیے فیسیلیٹیشن، اور وہی خاندان تھا۔ اب آپ نے یہ نقطہ ملا لیا تو آپ کو ساری کی ساری جو ہماری محنت ہے یہ پوری ہوتی نظر آئے گی۔ 46 سال پہلے سعید مہدی کمشنر اور جو فیسیلیٹیشن تھی پاکستان کے فوجی جنرل کی، آج 46 سال بعد اس کا داماد، اس کی بیٹی اسی پیسوں سے، اسی تنخواہ سے، اسی رزق حلال سے، ہاں جی رزق حلال ہی کہتے ہیں نا، تو اپنے بچے پڑھائے، اور ان بچوں نے پھر
46 साल बाद आके एक और जनरल की खिदमत कर डाली। तो क्या बदला जी? कहते हैं ना 1946 से लेकर पाकिस्तान में लोड शेडिंग खत्म नहीं हुई। अरे ओ बदबख्तो पाकिस्तानियों, थोड़ा सा ज़हन पे जोर तो दो। जब 46 सालों में एक घर में कमिश्नर तब्दील नहीं हुए, एक फौजी जनरल से दूसरी जनरल के जो वोट हैं, जो इंतखाबात हैं, वो तब्दील नहीं हुए, तो आपको सेंस नहीं है कि आपके हालात बदल जाएंगे? अगर इस बदबख्त का ज़मीर जागता तो उस टाइम जागता, तो आज इसको तारीख याद करती। लेकिन नहीं, हर कोई लियाकत चट्ठा नहीं होता। 46 साल पहले डीसी ने कॉल की तो तारीख ने उसको लिखा ना। तारीख माफ नहीं करती। न यजीद को उसने माफ किया, न हुसैन के कारनामों को उसने घटाया। तारीख है, जिसने जिसको गाली दी, जिसने जितना गलत पार्ट प्ले किया, वो तारीख लिखती है। तो अगर उस डीसी की कॉल आज हम कर रहे हैं तो लियाकत चट्ठा को जो कुर्बानी दी थी उसने, क्या तारीख उसको माफ कर देगी? सुनहरे हलूफ में लिखेगी। हजूर, सुनहरे हलूफ में जो मीर जाफिर और मीर सादिक थे, उन्होंने क्या किया था? महज एक पार्ट परफॉर्म किया था। आज कितने सैकड़ों साल हो गए हैं, न किसी माँ ने मीर जाफिर नाम रखा है, न मीर सादिक रखा है, और इंडिया वालों ने उनकी जो बेसिक वोट में उसका नाम है वो भी काट दिया है कि इस बदबख्त को इंडियन की नेशनैलिटी नहीं मिलनी चाहिए। ये अलग बात है कि मुसलमानों में जो गद्दार होते हैं उनको ओहदे मिलते हैं और ये नहीं मिलते। अगर इंडिया, कल हमने ईरान की बात की थी ना, ईरान की बात की थी, वहाँ पर 22 आर्मी चीफ हैं। कितने? 22। वहाँ की बेटियाँ सबसे ज़्यादा साइंटिस्ट हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वहाँ पर कोई पॉलिटिक्स नहीं है। अब पूरी दुनिया की सुपर पावर से टकरा गए हैं। पहले राउंड जो हमारा था वीलॉग का, उसमें देखा वो कैसे धमकियां दे रहे हैं अमेरिका को। है कोई पाकिस्तानियों में? अगर रुपए, पैसों और ईमान बेच की इज्जत आनी होती तो आपके सामने सऊदी अरब मौजूद है, कतर मौजूद है, यूएई मौजूद है, जिन्होंने अपनी बेटियों के बाल खुलवा कर इसी ट्रंप के कदमों में बिछा दिए थे। हमेशा खड़े रहने वालों को और सच बोलने वालों को और कुर्बानियां देने वालों को हजूर तारीख याद करती है, अल्ले तल्ले लोगों को नहीं करती। तो ये है पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी का ईमान। 46 साल लगे इनकी गैरत को जागने में, भला हो अब भी जाग गई है। चलो आगे चलते हैं जी। पाकिस्तान में ये जो मौलवी हैं, पिछले 50 साल तो हमारी उम्र भी हो गई है, हम भी कॉलेज यूनिवर्सिटियों से पढ़ के आए हैं। इजराइल मुर्दाबाद, इंडिया मुर्दाबाद। अब क्यों नहीं कहते? हमने आज पकड़ा है जी। आज जी पाकिस्तान की एक है जी आयशा सदीका, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ये डिफेंस पे लिखती है। उन्होंने खबर ब्रेक की है कि अमेरिका से एक डेलीगेशन आता है जो काम करता है इजराइल के लिए, यानी इजरायली एजेंट डायरेक्ट वो आते हैं पाकिस्तान में। ये 2 महीने पहले की बात है। ये जब से ये बिल्कुल शांत हो गए हैं, उससे पहले डेलीगेशन भी आए होंगे। अच्छा जी, ये डेलीगेशन सीधा मिलता है पाकिस्तान की दीनी मजहबी जमातों से। ये वो मजहबी जमातें हैं जो इमरान खान को यहूदी एजेंट कहती थी जी। पाकिस्तान के मौलवी, मैं फजल रहमान की बात नहीं कर रहा, ना 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 ना, जितने भी पाकिस्तान के जिस दीनी सियासी जमातें हैं या दूसरी हैं, सबको हमने टटोला है। ये कहते थे इमरान खान यहूदी एजेंट है। अब यही जो सर्टिफाइड यहूदी एजेंट्स हैं, उनके टाउट्स हैं, वो इनके मदरसों में जाते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं और उनके साथ मुज़ाकरात करते हैं, और आफ्टर दैट ये उनको यकीन दिलाते हैं कि हमारा और आपके दरमियान डायरेक्ट फड्डा नहीं है। किधर गया जी? ये अगर जंग ना होती ना हजूर, ये ईरान वाली, तो आपको मामलात इजराइल और पाकिस्तान के किसी और तरफ जाते नजर आते। तो ये पाकिस्तान के हालात हैं, ये मौलवी हैं। और आज जो फजल रहमान का हो रहा है जी जलसा ऐवान इकबाल में, ये मार रोड पे, वहाँ पर कम से कम 2 लाख का मजमा इन्होंने एक छत के नीचे इकट्ठा किया। आप गलत समझें जी, हाँ, वो इस वजह से है कि जब सियासी जमातों की हुकूमत थी ना, तो ये मीनार पाकिस्तान पे जलसे करते थे, ये बड़े बड़े ग्राउंड्स में करते थे। आज ये सुकड़ कर पता कहाँ आ गए? ऐवान इकबाल में। और हमने जब उसके अंदर झांक कर देखा तो वापस आ गए। कलील किस्म के लोग थे, और उसकी दीवार के बाहर कोई भी लाहौर का आदमी
ईवान इकबाल जाए और देखे, वहाँ पर नीचे लिखा हुआ है इजराइल मुर्दाबाद, ब्लैक, और फिर उसको मिटा दिया गया है जी। अब हुकूमत ने मिटाया है, मौलवियों ने मिटाया है, किसी ने मिटाया, उस नीचे से तो वो चूना है ना जी, वो खुश्क हुए तो नज़र आ जाता है। तो ये पाकिस्तान के हालात हैं, और इसमें आप कहते हैं, तो अब आप खुद देखिए, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि मैं किसी को उस वक्त तक कब्र में नहीं उतारूंगा जब तक उसकी हर चीज़ एक्सपोज करके रख नहीं दूंगा। हजूर अल्लाह ताला सौदा उधार में नहीं छोड़ता ना, जिसमें जितना दुनिया में जो उसने किया है वो उसका एक्सपोज करके जाए। ऐसे नहीं होता कि धोखा देकर वो आई वॉश करते हुए गुजर जाए। तो ये हालात हैं मौलवियों के। अब कहाँ से निकलना है जी? कभी आपको जमात इस्लामी नजर आई है? इसराइल मुर्दाबाद। इमरान को छोड़िए यार, यही मौलवी थे ना, कहते थे जेल में ट्वीट क्यों नहीं करता। तो अब आप बहर हैं जी, क्यों नहीं कहते इसराइल मुर्दाबाद? अब तो किसी ने झंडा नहीं जलाया इसराइल का, जलाएं झंडा, मैं मानूं। जमात इस्लामी को कह रहा हूं, मंसूरा साथ ही है, जलाएं। फजल रहमान हो गया, दीगर सियासी जमातें होंगी। तो ये पता नहीं वक्त बदल रहा है, ये समझते हैं कि दुनिया भूल गई है ना। दुनिया नहीं भूली, आप लोग एक्सपोज हो रहे हैं। तो बेशक पॉलिटिक्स करें, हम आपकी पैरवी कर रहे हैं हजूर। ये दीनी जो सियासी जमातें हैं, आपने कहा था मुर्दाबाद, हमने तो नहीं कहा था। हम तो उस वक्त भी आपके पीछे पीछे तालियां मारते गुजर जाते थे, और अब भी। और आखिर में जी, मुबारक हो पाकिस्तानियों, पंजाब में जहां पर हमारी माँ की हुकूमत है, मरियम नवाज की, और आला तरीन मिल रहा है जी सौदा पंजाब को सेहत के मामले में। 44,266 रजिस्टर्ड ये एड्स के मरीज हैं जी पाकिस्तान। ये पंजाब में पहला नंबर है पंजाब का एड्स में। और ये वो बीमारी है जो चलते फिरते ये एटम बम है। ये किसी भी बच्चे को, किसी भी औरत को, किसी के भी घर में ये जो आदमी हैं जिनका कोई पता नहीं है, ये किधर जाते हैं, किस डॉक्टर से अपना इलाज कराते हैं, किस नाई की दुकान से अपने बाल कटवाते हैं, ये किस गिलास में पानी पीते हैं, इनके साथ कौन सफ़र करता है, ये नहीं है। 46,000 लोग इस पंजाब में एड्स को लेकर घूम रहे हैं। तो ये एड्स जो है ये मौत है, इसका कोई दुनिया में इलाज नहीं है। लेकिन मुबारक हो ये हमारी वज़ीर आला को, ये सो कॉल्ड की एस्टेब्लिशमेंट की फर्स्ट चॉइस को, जिसकी वजह से महज सिरिंज की वजह से 250 रुपए की एक सिरिंज आती है, और एक बैनर जो है उसकी कीमत 10,000 रुपये है, जितना ये बड़ा लगाते हैं। तो 240-50 की सिरिंज नहीं खरीद सके, 10,000 का एक पंफलेट अपने लिए गुजारा, तो फिर हमारे नसीब में ऐसे ही होना है। तो ये हैं पाकिस्तान के वो हालात वाक़यात जो हम आपके सामने रखें। आखिर में जी, पंजाब में एक नई फोर्स बनी है, पीरा फोर्स। जुल्म का उसने बाजार गर्म कर दिया है, ना इनके आगे किसी ताजिर की इज्जत महफूज है। ये भत्ता लेते हैं जी, बिल्कुल हमारे पास एविडेंसेस मौजूद हैं। आईजी पंजाब को हम मुखातिब हैं, इनकी ड्यूटी लगाई गई थी बदबख्तों की कि आपने मिलावट वाला दूध पकड़ना है, 2 नंबरी पकड़नी है, कस्टमर का ख्याल रखना है, डकैतियां नहीं होने देनी बाजारों में। ये उल्टे चल पड़े हैं। ये जो अगर किसी का माल बाहर पड़ा हो तो उसको सील कर देते हैं, फिर 10,000 रुपया लेकर उसको कर देते हैं। मुर्गे बनाकर कर रहे हैं। आज पंजाब के 10 शहरों में जो स्ट्राइक है वो सिर्फ और सिर्फ पीरा फोर्स की वजह से। पहले दुकानदारों के पास गाहक नहीं है, इस मनहूस हुकूमत ने हर चीज़ तो निचोड़ दी है, ऊपर से ये बदमाशी, और इतनी बड़ी बदमाशी, खुली बदमाशी। इन्होंने पंजाब पुलिस जो पुरानी थी उसके भी स्टाइल को पीछे छोड़ दिया है। नए मोटरसाइकिल दिए हैं इनके पास, बस अल्लाह ताला रहम करे। आप शाम को मार्केट में खड़े हो जाएं, आप इनकी बदमाशी देखिए। दिन के टाइम आप किसी बाजार में खड़े हो जाएं, पंजाब के किसी दुकानदार ताजर जो बाजार में बैठा उससे पूछ लें, वो आपको रो रो के बताएगा कि हमारे गुनाहों की सज़ा, कि हम पर मरियम नवाज मुसल्लत और हमारे ऊपर दुनिया का अज़ाब के पीरा फोर्स हमारे पास आ गए। तो आईजी पंजाब साहब, आपको पता ना हो तो ये भत्ता लेना शुरू हो गए हैं हस्बे ज़ाब्ता। तीसरे बंदे इन्होंने रखे हुए हैं। किसी दुकानदार से किसी भी जगह पे पूछ लो, ये इतनी जालिम फोर्स बन गई है कि इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। और जो पंजाब के ताजर हैं वो हड़ताल तक ना रहें,
اگر ظلم کے خلاف انہوں نے اب اس ظلم کے خلاف بھی نہیں اٹھنا، یہ کوئی تحریک انصاف کا مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ کے بچوں کا ہے، اگر اس ظلم پر بھی آپ خاموش بیٹھے رہے تو اس کا طریقہ کیا؟ ان کو روکیں، بالکل ان کو سامنے کھڑے ہو جائیں۔ یہ کوئی باتیں کرنے والی؟ آپ بنے تھے ملاوٹ زدہ اشیاء روکنے کے لیے، آپ اس ملک کے نئے انگریزوں کی طرح ہمارے اوپر حکمران بن کے بیٹھ گئے۔ نہ کوئی تعلیم ہے، نہ کوئی ان کی صحت ہے، پیٹ نکلے ہوئے ہیں، اور 7 اسسٹنٹ کمشنر ہے، خدا کا خوف ہے۔ غریب گھرانوں سے پڑھ کر یہ بیوروکریٹس بھرتی ہوتے ہیں، جیسے ہی میدان میں آتے یہ فرعون بن جاتے ہیں، اور ایسے فرعون بن جاتے ہیں، اینکیں لگا کر، گھڑیاں پہن کر، کروڑوں روپے کی گاڑیوں میں، ان کو شرم و حیا نہیں ہے۔ اور ایسے بدبخت واقعہ ہوئے ہیں پنجاب کی بیوروکریسی کہ ان سے کوئی انصاف کی توقع نہیں ہے۔ تو یہ بھتہ دینا اس سے بڑا کوئی جرم ہے دنیا میں؟ ایک بھتہ لے رہا ہے امریکہ دنیا سے، اور دوسرا لے رہی ہے پنجاب کی پیرا فورس۔ تو یہ وہ حالات واقعات ہیں۔ کل انشاءاللہ العظیم اس پہ پروگرام کریں گے، ایویڈنسز لے کے آئیں گے، اور پورے پاکستان اور پنجاب کے لوگوں سے میں مخاطب ہوں کہ وہ اس کے خلاف ضرور احتجاج کریں۔ یہ کوئی بات ہے؟ یہ آپ کو کل سانس بھی نہیں لینے دیں گے۔ تو اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ہمیں اپنے کومنٹ سے یاد کریے۔ تھینک یو ویری مچ۔